नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और देखिए, जो हमारी जीएस की MCQ सीरीज़ चल रही है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो उसी में आज हम लोग जो है एनवायरनमेंट के क्वेश्चन फिर से लेकर आए हैं। नए क्वेश्चन कुछ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, और यही क्वेश्चन देखिए आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं रिपीट भी होंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादप, देखिए जो समुद्र में कहाँ पूछ रहा है आपसे, समुद्र में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें जो समुद्री पादप होते हैं, समुद्री जो वनस्पतियाँ होती हैं, तो उनका योगदान कितना होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। देखिए, तो इनका योगदान सबसे अधिक होता है। तो इनका कितना योगदान होता है? इनका योगदान होता है 90% जो है योगदान समुद्री पादपों का होता है। और यहाँ पे आप ये एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो हमारी पूरी अगर पृथ्वी की बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अगर आप देखेंगे, या फिर CO2 कौन ग्रहण करते हैं या फिर ऑक्सीजन कौन छोड़ते हैं, तो ये समुद्री पादप ही जो हमारे लैंड पे जो आपको पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जो भी बन दिखते हैं, तो इनसे कहीं अधिक मात्रा में जो है समुद्री पादप जो है CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये बात भी आप लोग थोड़ा सा नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शाकाहारिता और मांसाहारिता को वर्गीकृत किया या फिर करते हैं, किस श्रेणी के अंतर्गत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। परवच्ची, देखिए मांसाहारियों को और क्या बोला जाता है? परवच्ची। परवच्ची कौन होते हैं? जो कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं, पैरासाइट जिनको आप बोल सकते हो, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। और मांसाहारी होते ही हैं दूसरों पे डिपेंड। अब मान लीजिए शेर है, तो वो खुद तो अपना जो है फूड बनाता नहीं है, तो वो किस पे? दूसरों पे डिपेंड होता है, दूसरों का शिकार करता है। तो इस तरीके से वो किस श्रेणी में आता है? परवच्ची की श्रेणी में आता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि एक ही पोषण रीति के वर्ग में। देखिए, शाकाहारी और मांसाहारी को एक ही रीत के पोषण में रीति के वर्ग में तो नहीं रखा जा सकता, इन दोनों की श्रेणियाँ अलग होंगी। तो हमारा बी तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब चलिए, हमारा बचता है सी। तो द्वितीयक उत्पादक में देखिए, जो शाकाहारी होते हैं इनको रखा जाता है द्वितीयक उत्पादक में। अब कैसे? देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं वो होते हैं उत्पादक, तो वो है प्रथम श्रेणी के उत्पादक हो गए। जो वनस्पतियाँ या फिर पेड़ पौधे या फिर जो भी आप एग्रीकल्चर से हमारा जो भी इकट्ठा होता है वो होता है प्रथम श्रेणी के उत्पादकों में, उसकी गिनती की जाती है। द्वितीय श्रेणी के उत्पादकों में क्या आते हैं? जो उन चीज़ों को खाते हैं, मान लीजिए जो भी शाकाहारी जीव जंतु हो गए, तो वो काउंट किए जाते हैं द्वितीय उत्पादक में। तो उत्पादक इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है किसके उपभोक्ता हैं? ये हो जाते हैं मांसाहारियों के उपभोक्ता। तो इसलिए इनको श्रेणी में रखा है, इसीलिए इनको बोला जाता है द्वितीय उत्पादक। जबकि ये भी कहीं ना कहीं होते उपभोक्ता हैं, लेकिन इनको रखा जाता है द्वितीय उत्पादकों की श्रेणी में, क्योंकि ये मांसाहारियों के लिए उपभोक्ता का काम करते हैं, उन उत्पादन का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो है ए और सी, दोनों ही यहाँ पे राइट हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अनुक्रमण में जो है सबसे उग्र स्पर्धा होती है। तो जो अनुक्रमण की क्रिया जो होती है सक्सेशन की, तो उसमें सबसे अगर उग्र स्पर्धा की बात करेंगे तो देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए आपको तीन चीज़ें यहाँ पे, एक तो इनमें से कोई नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन है आपकी। एक होता है आपका नवीन समुदाय। तो नवीन समुदाय में देखिए क्या होता है कि कोई लैंड है तो वहाँ पे सबसे पहले जो समुदाय पहुँचेगा उसको बोलते हैं नवीन समुदाय, या फिर जो भी पहले स्टार्ट करेगा जीवन की प्रक्रिया वहाँ पे होता है नवीन समुदाय। तो वहाँ पे स्पर्धा तो सबसे कम हो जाएगी, तो क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो वहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अब रहा बात करें आपकी चरम, तो चरम मतलब कि आपको एक स्टेबिलिटी वाला जो है लास्ट मोमेंट पे जो आता है कि अब जो है हलचल नहीं हो रही है, तो उस चीज़ को कहा जाता है चरम, या फिर क्लाइमैक्स मतलब कि अंतिम चरण पे आ गया, तो वहाँ पर स्पर्धा नहीं होगी। स्पर्धा कहाँ पे होती है? बीच में। तो क्रम की जो समुदाय होता है वो हमारा आता है बीच में, नवीन के बाद में आप देखेंगे, और चरम के बीच में आता है क्रम की समुदाय, जहाँ पर क्या होता है कि पहले नवीन में एक समुदाय जाएगा, उसके बाद में अन्य समुदाय आते हैं, तो उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। फिर उसके बाद में जो ठहराव आता है, मतलब कि दोनों के विरोध के उत्पन्न से जो भी चीज़ें बच जाती हैं वो कहाँ तक? वो क्लाइमैक्स तक पहुँचती हैं। तो इसको देखते हुए, इस क्रिया को देखते हुए हमारा ऑप्शन नंबर क्या निकल के आ रहा है? बी जो है राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्धा प्रभाव डालती है। तो कंपटीशन जो होती है प्रभाव डालती है किस पे? देखिए, वो आबादी के घनत्व पर भी डालेगी। दो मान लीजिए समुदाय, दो क्या विभिन्न समुदाय हैं, तो उनके बीच में जब कंपटीशन होगी तो डेंसिटी पर तो प्रभाव पड़ना ही है। कुछ प्रजातियां खत्म होंगी, कुछ नष्ट होंगी। जो मतलब कि ज़्यादा ताकतवर होगा वो प्रजातियां बनी रहेंगी, और जो कमज़ोर होंगी वो नष्ट हो जाएंगी। तो उनकी डेंसिटी पर भी प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन की क्षमता पर भी पड़ेगा, समुदाय के विकास पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो कंपटीशन होती है तो आपस में जब कंपटीशन होगी तो उससे
एक इसको ऋणात्मक क्रिया भी बोला जाता है। इस प्रकार किस तरीके की प्रक्रिया होती है, वो एक होती है ऋणात्मक प्रक्रिया। तो ये सभी पर प्रभाव डालती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी निकल के आता है, उपरोक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन है कि परजीविता जो पैरासाइटिज्म जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है। तो वही अभी हम लोगों ने ऊपर बात करी है। तो यहाँ पे होता है आपका ऋणात्मक पारिस्थितिकी क्रिया का। ऋणात्मक पारिस्थितिकी क्रिया का इसलिए क्योंकि परजीविता कहीं ना कहीं दूसरों पे डिपेंड होती है। तो जो चीज़ दूसरों पे डिपेंड है वो कहीं ना कहीं ऋणात्मक पारिस्थितिकी क्रिया के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर की पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, कई बार आपके आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये आप पीसीएस में तो बहुत बार पूछा जाता है, हर साल मतलब कि लगभग ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। हर साल अगर नहीं होगा तो हर दूसरे साल तो ये क्वेश्चन रिपीट होना ही है। तो इसको बोला जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रकारों में से कहाँ पर शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है। तो इनमें से कहाँ पे जो आपके ऑप्शन है शीतोष्ण घास स्थल, सवाना, शंकुधारी वन या फिर शीतोष्ण वनों में से इनमें से सबसे अधिक दर कहाँ पे है। देखिए शीतोष्ण घास के स्थल। तो जो आप घास के स्थल जो होंगे इनकी उत्पादकता थोड़ी सी कम होगी अपेक्षा अन्य के, क्योंकि यहाँ पे घास स्थल है। और सवाना तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पर भी ये घास स्थल होते हैं, बड़ी घासें वहाँ पर मिलती हैं। तो और शंकुधारी वन आप देखेंगे तो आपको ऊंचाई पर, अत्यधिक ऊंचाई पर जो है मिल जाएंगे शंकुधारी वन। और सबसे ज़्यादा अगर आपको जो मिलती है तो हमारा जो आंसर है वो है आपका शीतोष्ण बनती है। हाँ, यहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी इन तीनों से ज़्यादा होगी। घास स्थल हो गए, सवाना भी एक घासी स्थल है, और शंकुधारी वन। तो इन सब की अपेक्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादक जो वार्षिक औसत दर अधिकतम सबसे ज़्यादा होती है हमारे शीतोष्ण वनों की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव भू रासायनिक चक्र विभिन्न सरल एवं जटिल मार्गों से कार्यशील होता है तथा इस दौरान तत्वों का वितरण, पुनर्व्यवस्था, पुनर्चक्रण जीव मंडली पारिस्थितिकी तंत्रों में किन प्रावस्थाओं से होकर संपन्न होता है। तो किन किन माध्यमों से होकर संपन्न होता है। देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र की जब भी बात हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए प्रकृति के जो है नियम है, किस तरीके से पारिस्थितिकी या फिर प्रकृति कार्य करती है, तो उसका प्रभाव किस किस पर पड़ता है। तो उसमें ये सभी चीज़ें आते हैं। वो वायुमंडल में भी कार्य करती है, जैविकी भी उसके अंदर आ जाता है, अवसादी चक्र भी उसके अंदर आता है। तो इन सभी से होकर जाता है हमारा जैव भू रासायनिक चक्र। जो भी प्रकृति के जो तंत्र होता है किस तरीके से काम करता है, हर चीज़ में वो आपको दिखेगा, चाहे वायुमंडल हो, जैविकी, अवसादी, जितने भी प्राकृतिक आपकी चीज़ें दिखेंगी वो सभी में मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चरम समुदाय यानी कि जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी वाले प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र की जातियों में विविधता अधिक होने के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता होती है। तो इसका प्रमुख क्या कारण है। तो इसका जो प्रमुख कारण है, इस क्रियाविधि को बोलते हैं हम लोग होम्योस्टैटिक क्रियाविधि में जब वृद्धि हो जाती है तो इसको एक प्रमुख कारण इसका माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की अवस्थाओं के आधार पर किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में शुद्ध समुदाय उत्पादकता कम, सकल जैव पदार्थ अधिक, पोषक तत्वों के पुनर्जनन में वृद्धि पाई जाती है। तो ये सब क्रियाएं कहाँ पर हमको दिखती हैं। तो उत्पादकता कम है और सकल जैव पदार्थ अधिक हैं और पोषक तत्वों के पुनर्जनन में वृद्धि पाई जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हम लोगों को दिखती हैं, तो प्रारंभिक अनुक्रम वाले जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं वहाँ की ये विशेषता है। वहाँ की प्रोडक्टिविटी कम मिलेगी आपको, सकल जैव पदार्थ अधिक मिलेगा और पोषक तत्वों के पुनर्जनन में वृद्धि पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का परिरक्षण जो है अच्छी तरह नहीं होता है तथा जैव विविधता कम पाई जाती है, और किंतु शुद्ध समुदाय उत्पादन जो है अधिक होता है। तो किस किस में होता है, ये हमारा होता है प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिकी तंत्रों के अंतर्गत ये सब क्रियाएं देखी जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है राइट निकल के आता है। देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे ये हुआ है कि उत्पादकता कम की पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्रारंभिक वाले में जो होता है उत्पादकता जो है
अधिक होती है ना कि कम होती है। तो यहाँ पे क्योंकि प्रारंभ में क्या होता है कि कंपटीशन कम होती है, तो इस वजह से प्रोडक्टिविटी जो है अधिक होती है ना कि कम होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन गलत बता दिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट हो जाएगा। प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता होती है कि वहाँ पर उत्पादकता जो है आपको कम मिलेगी, सकल जैव पदार्थ जो है अधिक देखने को मिल जाएगा। उत्पादकता इसलिए क्योंकि वहाँ पर अब कंपटीशन जो है काफ़ी अधिक हो जाती है और विरोध भी अब कम होता है। प्रौढ़ जो एकदम से क्लाइमैक्स पे पहुँच जाता है, तो वहाँ पर ये स्थिति दर्शाती है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित में किस प्रकार के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक उत्पादक होते हैं। तो किसमें जो होते हैं ये आपके सर्वाधिक होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादक देखिए वैसे मिलेंगे तो उत्पादक तो सभी जगह मिल जाएंगे, आपके सवाना घास मैदान में, फसल में। औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में तो ये तो आप ऑप्शन हटा दिए क्योंकि इसमें तो कोई उत्पादक होते नहीं है। तो देखिए इनमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको देखने मिलेगी जा रही जो एस्चुरी क्षेत्र होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इन दोनों की अपेक्षा, अन्य की अपेक्षा आपको वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपघटक डिकम्पोजर जो होते हैं किस पोषण स्तर के जीव होते हैं। तो ये होते हैं हमारे पोषण स्तर 4 के। और पोषण स्तर 1 में क्या आता है, तो यहाँ पे ये हो गए उत्पादक पेड़ पौधे, ये आपके पोषण स्तर 2 में हो गए आपके शाकाहारी जीव, पोषण स्तर 3 में आ गए मांसाहारी, और पोषण स्तर जो 4 में आते हैं वो डिकम्पोजर आते हैं आपके। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है, तो हम लोगों ने देखा भी था, यहाँ पे आपको मैंने आपको बताया था कार्बनिक पदार्थों का भी होता है, जल का भी होता है, कार्बनिक पदार्थों, ऊर्जा का चक्र नहीं होता, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होती है, ना कि इसका चक्रण होता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है। तो इसकी भी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो ये इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हमारे कार्बन चक्र में होती है। फास्फोरस चक्र तो हम लोगों ने देखा था पत्थरों से रिलेटेड होता है। ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है। नाइट्रोजन चक्र ये भी हम लोगों ने इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा किस में भूमिका होती है, कार्बन चक्र में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर की पारितंत्र उत्पादक के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह जिसको अपवेलिंग कहते हैं क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्र की उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो समुद्र की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाते हैं अपवेलिंग क्षेत्र। कौन से क्षेत्र, अपवेलिंग क्षेत्र। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, देखिए ये जो है सूक्ष्म, यहाँ पे लिखा है कि अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाते हैं, नहीं, सूक्ष्म जीवियों को सतह पर नहीं लाते हैं, सूक्ष्म जीवी तो अपना काम ही करते रहते हैं। दूसरा है आपका पोषकों को सतह पर लाकर, तो बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पोषक जो होंगे उनको सतह पर लाना ही आवश्यक होगा। ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा राइट है। तीसरा नंबर कह रहा है कि अधास्थली जीवों को सतह पर लाकर, तो ये भी जीव को सतह पर लाकर, मान लीजिए कोई अगर समुद्र के अंदर तली में है उसको अगर आप सतह में लेकर आएंगे तो इससे प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पे गलत हो जाए। तो हमारा केवल और केवल 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। पोषकों को सतह पर लाकर ही प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, ना कि सूक्ष्म जीवी या फिर अब अधास्थली जीवों को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। तो उपयुक्त में से क्रिया में से कौन पृथ्वी के कार्बन चक्र में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है पूछ रहा है, तो चलिए जोड़ते हैं हम लोग किस किस को। तो प्रकाश संश्लेषण ये तो नहीं जोड़ती है क्योंकि ये जो है जोड़ती नहीं बल्कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती है, यानी कि अपने अंदर संचित करती है। तो हमारा पहला तो जो है ऑप्शन ही गलत हो जाता है। अगर आप देखिए एलिमिनेशन की ट्रिक पे जाएंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया और डी वाला गलत हो गया। अब हमको जो है 2 और 3 पे फोकस करना है, बी और सी पे फोकस करना है। तो यहाँ पे देखिए श्वसन में भी जो है कार्बन चक्र से कार्बन डाइऑक्साइड तो जोड़ती है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं श्वसन के द्वारा। जैव पदार्थों का जब अपक्षय होता है तो उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो हमारा ऑप्शन जो निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल 2, 3 और 4। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी लैंड है वहाँ पे, मान लीजिए अभी कोई बिल्कुल खाली लैंड है वहाँ पे अभी, तो कोई अभी वहाँ पर जीव जंतु नहीं रहता, तो उस प्रक्रिया में किस तरीके से जो है
वहाँ पे कैसे जीवन की क्रिया होगी या फिर कैसे होती है, तो वही यहाँ पे अवस्थाएं प्रावस्थाओं का सही क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले नगरीकरण होगा, या फिर इसको नग्नीकरण बोलते हैं, इसको न्यूडेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले होता है नगरीकरण, फिर होता है वहाँ पर प्रवास, उसके बाद होता है अस्थापन, उसके बाद में होती है वहाँ पर प्रतिक्रिया, और उसके लास्ट में होता है स्थिरीकरण। तो ये सब क्रियाएं होने के बाद में जो है स्थिरीकरण लास्ट में आता है, क्लाइमैक्स पे आप पहुँच जाते हैं, विरोध सब वहाँ पे कंपटीशन वगैरह होने के बाद में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो जो वर्षा की मात्रा, वर्षा, अच्छा सबसे पहले देखिए कि वर्षा होती कैसे। तो वर्षा कैसे होती है, तो वर्षा के लिए क्या चीज़ें होती हैं, वायुमंडल में क्या होता है, जल होता है, वायुमंडल में जो जल होता है उसी के द्वारा तो वर्षा होती है। जब वायुमंडल में जल अधिक हो जाएगा तभी वर्षा अधिक हो जाती है। वायुमंडल में जितनी ज़्यादा आप देखेंगे नमी बढ़ती चली जाएगी, छोटी छोटी बूंदें जब इकट्ठी होती चली जाती हैं, जो बादल बनते हैं, जब वो अपना भार सहन नहीं कर सकते तभी तो वर्षा होती है। तो वायुमंडल की नमी में ये सब जो है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वायुमंडल में जितना अधिक जल होगा उतनी ही जो है वर्षा अधिक होगी। अगर वायुमंडल में जल है ही नहीं तो वहाँ पे वर्षा कैसे होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, चलिए पहला पढ़ते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे वृद्धि कह दिया है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, तो यहीं पे हमारा यही सही नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा आपको जैव विविधता जो देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी, तो वो आपको मिलेगी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, तो यहीं पे सबसे अधिक मिलती है। और जितना जितना आप अक्षांश ऊपर बढ़ते चले जाएंगे ध्रुवों की ओर जितना ही जाएंगे तो आप जो है वहाँ पे वृद्धि घटती हुई मिलेगी। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सत्य नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल राइट दिया हुआ है। बाकी का आप देख लीजिए कि उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देता है। उष्ण कटिबंध जो होता है क्षेत्र वो शीतोष्ण कटिबंधों की अपेक्षा जो है अधिक जातियों को आश्रय देता है। बिल्कुल सही बात है, आप सबसे ज़्यादा आपको उष्ण कटिबंध में ही मिलेंगे। शीतोष्ण ठंडे इलाकों में आपको जातियाँ अपेक्षाकृत कम मिलेंगी, जो गर्म इलाके होंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा मिल जाएंगी। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षावनों में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। अमेजन वर्षावन जो आपके ब्राज़ील यानी दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में जो पड़ते हैं, तो अमेजन जो वर्षावन, तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहीं पर आपको देखने को मिलेगी। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्र से ध्रुवों की ओर घटती है, बिल्कुल सही बात है। पहले शीतोष्ण क्षेत्र पड़ेगा, उसी के बाद में आप ध्रुवियों की ओर जाएंगे। पहले आपको उष्ण कटिबंधी, फिर शीतोष्ण कटिबंधी, फिर आप ध्रुवों पे जाएंगे, तो ये श्रृंखला बनी है। तो बीच में शीतोष्ण पड़ता है, उसके बाद में आप ध्रुवों पे जाएंगे तो शीतोष्ण में आपको ज़्यादा मिलेगी, उससे कम आपको मिलेगी ध्रुवों की ओर। तो ये हमारे बाकी के 3 ऑप्शन ये सही दिए हुए, पहला ही ऑप्शन हमारा गलत था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के हिसाब से आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सुपोषण के संदर्भ, तो ये जल निकाय में पोषक तत्व के संवर्धन की घटना से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो पहला स्टेटमेंट है ये तो हमारा राइट है। चलिए दूसरा देखते हैं कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है। सुपोषण की क्रिया में जो है जो घुलित ऑक्सीजन होती है जल में उसकी जो है कमी हो जाती है कहीं ना कहीं, तो ये भी हमारा सही दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ए और 2 दोनों ही, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है। तो कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट ही उतनी बार होता है, तो ये हमारा निकल के आता है जैव भू रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनईपी यानी कि यूनेप जिसको बोलते हैं, तो द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक जो एक चीज़ थी वो किसके लिए विकसित की गई थी। तो चलिए देखते हैं किसके लिए इसको बनाया गया था कॉमन कार्बन मीट्रिक को। तो जो हमारा ऑप्शन दिया है कि संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों में कार्बन पद चिन्ह का आकलन करने के लिए बनाया गया था, किसको, कॉमन कार्बन मीट्रिक को। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे राइट है कि संपूर्ण विश्व में जो निर्माण कार्यों के कार्बन जो हम लोग निर्माण कार्य करते हैं उसके द्वारा जो कार्बन पद चिन्ह जो इकट्ठा होता है कार्बन, तो उसके पद चिन्ह का जो आकलन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, कॉमन कार्बन मीट्रिक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्ष है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत क्या है। अगर देखिए आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो चट्टानों से हमारा कौन सा चक्र प्रभावित होता है,
तो वो होता है फास्फोरस चक्र, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोग मेरे सारे वीडियो देखिए, क्योंकि आप वहाँ पे देखेंगे मैंने कोई क्वेश्चन जैसे कि पीछे एक्सप्लेन कर दिया है तो आगे मैं एक्सप्लेन नहीं करता, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे सभी वीडियो देखें, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, आपको आसान मतलब कि क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से देखिए आज मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बनवा दूँगा, तो जिसमें आपको जो है पूरे एमसीक्यूज़ वाली भी, और देखिए एक पॉइंटर बुक की सीरीज़ भी और चल रही है, तो उसको भी आप फॉलो करिए। तो जिससे क्या होगा कि आपको जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी एकदम बूस्ट हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। तो ये 2 सीरीज़ देख लीजिए, आपके जीएस के मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से ही आने वाले हैं। रिवीजन के तौर पे आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा पॉइंटर बुक से भी, और यहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उससे पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन देखिए, खुद अटैम्प्ट करिए, उसके बाद में जब मैं आपको आंसर बताऊँगा तो आप चेक करिए अपने आंसर को कि आपके कितने आंसर, कितना स्कोर हो रहा है, कहाँ पर आप फंस रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। तो इसको आप फिर जाके बुक में देखिए, उसके बाद में वहाँ से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करिए। तो इस वजह से देखिए आपके एकदम से जो है आपकी तैयारी एकदम बेहतर तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है, वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। तो वायु प्रदूषण का सूचक किसको माना जाता है, तो हमारा जो लाइकेंस होते हैं तो इनको वायु प्रदूषण का सूचक माना। जहाँ पे प्रदूषित वायु होती है वहाँ पर ये उगते ही नहीं हैं। तो अगर यहाँ पे आपको लाइकेन दिख रहे हैं तो मतलब कि वहाँ पे वायु का लेवल ठीक ठाक है। तो इसमें जो है इसीलिए जो इनको वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन बस इतने ही हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इसी तरीके से मैं आपको अभी इन्वायरमेंट का सेक्शन चल रहा है हमारा, फिर आपको अन्य सब्जेक्ट के भी जीएस के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।